चलिए जी, फिर से हम पहुंच जाते हैं यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट नंबर 4 थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो लिखते हैं, व्हाट डज द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू। व्यवसायिक परिवेश किसे दर्शाता है? एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर ओनली कॉम्पिटिटर्स। तो करेक्ट आंसर है भैया एक्सटर्नल फोर्सेस, ए है इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है भैया। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय परिवेश की विशेषता नहीं है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, प्रिडिक्टिबिलिटी, अनसर्टेनिटी या फिर डायनेमिक नेचर। तो भैया प्रिडिक्टिबिलिटी, क्या है प्रिडिक्टिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन नॉट प्रिडिक्टेबल। थर्ड में हम देखते हैं, विच वन इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक परिवेश का हिस्सा है? कल्चरल ट्रेंड्स, इनोवेशन, इन्फ्लेशन या फिर लीगल फ्रेमवर्क। तो करेक्ट आंसर है भैया इन्फ्लेशन। विच वन इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पूछा गया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर है भैया इन्फ्लेशन। क्या है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन अंडर एलपीजी रिफॉर्म। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है भैया एलपीजी रिफॉर्म्स में? गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीजेस, ट्रांसफर टू प्राइवेट ओनरशिप इंक्रीज, पब्लिक सेक्टर या नन ऑफ दिस। तो भैया सभी को पता है ये ट्रांसफर टू प्राइवेट ओनरशिप। एक्सप्लेनेशन में देखते तो लिखा हुआ भैया प्राइवेटाइजेशन मीन्स शिफ्टिंग ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। पांचवा, विच डायमेंशंस इंक्लूड इनोवेशंस एंड ऑटोमेशन। विच डायमेंशंस इंक्लूड इनोवेशंस एंड ऑटोमेशंस। कौन सा आयाम नवाचार और स्वचालन को शामिल करता है? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल। ठीक है, सबको पता है भैया टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस कवर्स इनोवेशंस, आर&डी एंड ऑटोमेशन। सिक्स्थ में हम बात करते हैं, व्हेन वाज अ डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड इन इंडिया। भारत में डिमोनेटाइजेशन, भारत में नोटबंदी कब घोषित की गई थी? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो 2016 में भैया। एक्सप्लेनेशन है, डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर 2016। आगे बढ़ते हैं। तो विच लॉ प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स इन इंडिया। भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा किस कानून से होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो करेक्ट आंसर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंश्योर्स कंज्यूमर्स राइट। एट्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवेश का हिस्सा है? डेमोग्राफिक्स, इन्फ्लेशन, टैक्स पॉलिसीज या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आंसर है भैया डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो लिखते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफस्टाइल और वैल्यूज। विच रिफॉर्म्स इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। कौन सा सुधार सरकारी नियंत्रण को कम करने से संबंधित है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन। आंसर है भैया लिबरलाइजेशन। तो क्या मतलब है लिबरलाइजेशन? रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड ओपनिंग मार्केट। आगे हम बढ़ते हैं। तो भैया व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? नेशनल फोकस, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल या फिर लोकल ट्रेड ओनली। फिर से पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? नेशनल फोकस, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी। करेक्ट आंसर है इसका बी, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट्स। 11th में हम बात करते हैं भैया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, राजनीतिक परिवेश शामिल है। ऑटोमेशन, इनोवेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या टैक्सेशन पॉलिसी। करेक्ट आंसर है भैया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी एटसेट्रा। 12th में द कंपनीज एक्ट 2013 मेड विच प्रैक्टिस मैंडेटरी फॉर बिग कंपनीज। ध्यान से समझना,
कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात है। मेड विच प्रैक्टिस मैंडेटरी फॉर बिग कंपनीज, कंपनी अधिनियम 2013 ने बड़ी कंपनियों के लिए कौन सा अभ्यास अनिवार्य किया है? डिजिटल पेमेंट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल या प्राइवेटाइजेशन। करेक्ट आंसर भैया इसका बी है, डिजिटल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। CSR was mandatory under Companies Act 2013 for eligible companies। आगे हम बात करते हैं तो विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट लॉज, R&D इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन रेट्स या फिर डेमोग्राफिक्स। लीगल इन्वायरमेंट पूछा गया है तो एम्प्लॉयमेंट लॉज, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लॉज गवर्निंग बिजनेस ऑपरेशंस। 14th में हम पहुंचते तो लिखा हुआ विच इज द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक परिवेश की कौन सी विशेषता है? स्टैटिक नेचर, कांस्टेंट, डायनेमिक एंड अनसर्टेन और प्रिडिक्टेबल। तो आंसर है भैया डायनेमिक एंड अनसर्टेन। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल। 15 में हम पहुंचते तो लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, निम्नलिखित में से कौन तकनीकी प्रगति का उदाहरण है? GST लॉ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिमम वेज रेगुलेशन। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? GST लॉ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बी, ठीक है जी। तो ई कॉमर्स इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड डिजिटल इनोवेशन। आगे देखते हैं, 16 में पहुंच जाते हैं तो 16 में विच वन अफेक्ट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेस, कौन सा व्यवसाय के लिए अवसरों और खतरों दोनों को प्रभावित करता है? इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल वीकनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर कंपनी की पॉलिसीज। तो आंसर है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर बिजनेस। व्हाट डज लिबरलाइजेशंस मेनली एम टू रिमूव, उदारीकरण मुख्यतः किसे हटाने का उद्देश्य रखता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, सोशल इनइक्वालिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज। तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट डज लिबरलाइजेशन मेनली एम टू, उदारीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आंसर है इसका भैया बी, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि लिबरलाइजेशन रिड्यूस रेगुलर बैरियर्स एंड प्रमोट्स फ्री मार्केट। 18 में हम पहुंच जाते तो लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा गया है, नॉट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन बाहरी परिवेश का हिस्सा नहीं है? कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या लीगल फ्रेमवर्क। तो आंसर इसका भैया सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज एन इंटरनल फैक्टर। 19 में हम पहुंच जाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज वाज GST इन इंडिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या टेक्नोलॉजिकल। आंसर है इसका भैया बड़ा ही सरल, इकोनॉमिक। क्या है? इकोनॉमिक। तो GST इज अ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्पैक्टिंग टैक्सेशन एंड बिजनेस। 20 में हम पहुंचते हैं तो विच ऑफ दीज इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है? आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड मार्केट्स, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक रेगुलेशन या फिर रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट। तो आंसर है इसका बी, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड मार्केट। तो विच ऑफ दीज इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड मार्केट, ऑप्शन नंबर बी है। तो ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक्स अक्रॉस बॉर्डर्स। 21 पर हम पहुंचे तो लिखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यवसायिक परिवेश किसके द्वारा प्रभावित होता है? ओनली इंटरनल डिसीजंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स बोथ, ओनली कंज्यूमर चॉइस, ओनली कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज। तो आंसर इसका बी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर बोथ। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बिजनेस इज अफेक्टेड बाय बोथ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। 22 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक अवसरों की सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? फेवरेबल एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल कंपनी डिसीजंस, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बिजनेस अपॉर्चुनिटी? फेवरेबल एक्सटर्नल ट्रेंड्स,
इंटरनल कंपनी डिसीजंस, गवर्नमेंट कंट्रोल्स और एम्प्लॉय रेसिस्टेंस। तो आंसर है इसका फेवरेबल एक्सटर्नल ट्रेंड्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम्स फ्रॉम फेवरेबल चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट इज ट्रू? व्यवसायिक परिवेश के बारे में कौन सा कथन सही है? इट रिमेन्स स्टैटिक ओवर टाइम, इट इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, इट इज डायनेमिक एंड कीप्स चेंजिंग, इट अफेक्ट्स ओनली लार्ज कंपनीज। ध्यान से समझना, विच स्टेटमेंट अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट इज ट्रू? इट रिमेन्स स्टैटिक ओवर टाइम नहीं, इट इज ऑलवेज कंट्रोल ऑफ बिजनेस नहीं, इट इज डायनेमिक एंड कीप चेंजेस, ये ठीक है इसका। ठीक है, और डी क्या था? इट अफेक्ट्स ओनली लार्ज कंपनीज नहीं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं? द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल। 24 पर हम बात करते तो लिखा हुआ विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक परिवेश का उदाहरण है? टैक्स रेट्स, चेंज इन रूलिंग पार्टी, इन्फ्लेशन रेट्स या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो आंसर है इसका बी, चेंज इन रूलिंग पार्टी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट चेंजेस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, कानूनी परिवेश में शामिल होता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज, डेमोग्राफिक चेंजेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लेबर लॉस या कल्चरल वैल्यूज। आंसर इसका सी होगा भैया, सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लेबर लॉस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं? लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लॉज दैट इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। 26 पर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट? व्यवसायिक परिवेश को समझने का कौन सा लाभ नहीं है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट या फिर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। सी, कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट। तो लिखते हैं भैया बिजनेस कैन अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट बट कैन नॉट कंट्रोल इट। 27 पर हम बात करते तो विच रिफॉर्म ओपन द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट? के सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला है? नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो आंसर है इसका भैया लिबरलाइजेशन। फिर से पढ़ते हैं, विच रिफॉर्म ओपन द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट? लिबरलाइजेशन ओपन मार्केट्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 28 में बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज द इंडियन इकोनॉमी क्लासिफाइड एज? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली के रूप में वर्गीकृत है? कैपिटलिस्टिक नहीं, सोशलिस्टिक नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी। करेक्ट आंसर इसका क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, सी। इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइनिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। 29 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसी ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक नीति का उदाहरण है? टैक्स रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कल्चरल फेस्टिवल्स या फिर लीगल जजमेंट्स। तो आंसर है इसका भैया टैक्स रिफॉर्म। क्या है? टैक्स रिफॉर्म। इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूड टैक्सेशन, फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स। लास्ट है 30, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर? व्यवसायिक परिवेश की कौन सी विशेषता इसकी जटिल प्रकृति को दर्शाती है? अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्टैटिक नेचर? तो आंसर है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। आंसर क्या है इसका? कॉम्प्लेक्सिटी। आंसर क्या है इसका? कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर? आंसर है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।